लार्जली एशियन पीयर्स सब बढ़िया कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे अच्छी खासी मजबूती है ज्यादातर एशियन पीयर्स में। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के बाजार, हम जब फ्राइडे को क्लोज हुए थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 0.5% मजबूत थे। एक्चुअल सेशन में 1/3 से 1.25% की मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% मजबूत, यानी कि जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छा यूएस का हैंडओवर है। तब अब की पहली प्लेट वो आपको दिखा देगी। एशिया बढ़िया कर रहा है सुबह सुबह, वो भी क्यूज के तौर पे, तो हम सब इन टैंडम विद ग्लोब हम अच्छा कर रहे हैं। पर हुआ क्या, वो फटीग वर्ड यूज कर रहा था, उससे मुझे वो पता नहीं बोलते बोलते याद आया। आपको याद होगा एक वो आया था अपडेट सोशल मीडिया पे, इंडिगो को कोई फ्लाइट कैंसिल या डिले हो गई थी, तो वो जो ग्राउंड स्टाफ था वो पब्लिक को बता रहा था कि पायलट को फटीग हो गया है। उसके आगे नहीं जा रहा। हरमाज, क्या है ग्लोबल क्यूज, क्यों इस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है? गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। आपको भी हॉलीडे फटीक तो आपको भी हो रहा होगा, पोस्ट हॉलीडे फटीक। लेकिन बाजार यूएस के तो शुक्रवार को अच्छे चले, क्योंकि एक वापस जो भरोसा जागा था माइक्रॉन के नतीजों के बाद कि एआई की ट्रेड जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं कंपनी स्पेसिफिक है, और उस वजह से फिर से एआई के शेयरों में खरीदारी देखने मिली। और ट्रिपल विचिंग भी थी शुक्रवार को, $7 ट्रिलियन के नोशनल ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या खरीदारी कह लीजिए, क्योंकि 26 बिलियन शेयर्स की कारोबार हुई शुक्रवार के सेशन में वॉल स्ट्रीट पर, जो कि अपने 12 महीनों की औसत से 50% ज़्यादा है। डाउ जोन्स 180 अंक चढ़कर बंद हुआ, अंडर परफॉर्मर था। S&P 500 और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए, और डाउ जोन्स अंडर परफॉर्मर इसलिए भी था क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते भी गिरावट के साथ बंद हुआ। और गुरुवार और शुक्रवार को जो तेज़ी देखने मिली उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक जो है हफ्ते दर हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए। और ऑरेकल, जिसकी वजह से ये सारा कंसर्न शुरू हुआ था एआई को लेकर के, उसके शेयर भी 6.5% चढ़कर बंद हुए, क्योंकि टिकटॉक के डील में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में उनका नाम भी शामिल था, तो उस वजह से शेयर्स में तेज़ी देखने मिली थी। और बावजूद इसके कि एआई से रिलेटेड कंसर्न्स है वगैरह वगैरह, इन्फ्लोज यूएस के बाजारों में तो रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। लगभग $78 बिलियन के इन्फ्लोज 17 दिसंबर तक के हफ्ते में देखने मिले थे, ये बोफा का मानना है। और इस वजह से इन्वेस्टर्स, निवेशक बुलिश है कि आगे चल के लागत में कमी आएगी, टैरिफ्स कम होंगे और टैक्स कट्स होंगे, उस वजह से निवेशक जो है बुलिश है। यूबीएस ने भी इस मत को जो है कोरोबोरेट किया है, ये कहते हुए कि वो अभी भी यूएस के बाजारों पर पॉजिटिव है। फेड में ब्याज दरों में कटौती होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजिलिएंट है, और एआई की ट्रेड की वापसी उन्हें बुलिश रख रही है। और साथ ही साथ क्वालिटी बॉन्ड्स और सोने में भी वो मौके ढूंढ रहे हैं निवेश के 2026 में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर में जो कमजोरी चल रही है वो 2026 की पहली छमाही तक आगे भी बढ़ सकती है, ये यूबीएस ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात यानी कि शनिवार हमारे समय अनुसार जो है 9 फार्मा कंपनीज के साथ डील अनाउंस करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब 17 ड्रग कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करार करते हुए ये माना है कि वो ड्रग प्राइसेस को कम करेंगे, दवाइयों की कीमतें घटाएंगे और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को डिस्काउंटेड ड्रग्स बेचेंगे। तो वो कौन सी 9 कंपनीज थी? रोश, नोवार्टिस, ब्रिस्टल मायर स्क्विब्स, एमजेन, सनोफी, जीएसके वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बड़ी कंपनियों ने शुक्रवार को करार किए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब फार्मा एक तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तो डील कर लिया है उनके साथ, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज पर उनकी नज़र है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि ग्राहकों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना इंश्योरेंस खुद चुने, ना कि उन्हें ओबामा केयर के जरिए जो इंश्योरेंस मिल रहा है, जिनके प्रीमियम अगले साल से बढ़ने वाले हैं, वो उन्हें ज़बरदस्ती उन पर लादा जाए। तो उस वजह से अब वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठक करने वाले हैं और वो उन्हें चेतावनी देने वाले हैं कि वो अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की कीमतों को कम करें। लिहाजा सारे जो इंश्योरेंस रिलेटेड शेयर थे, यूनाइटेड हेल्थ हो चाहे दूसरे हो, शुक्रवार के सेशन में अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए, तो उन पर सबकी नजरें होंगी। रूस और यूक्रेन में अब तक कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया है। सिर्फ ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है, उन्होंने ये कहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव यूएस ने दिया है। रूस, यूएस और यूक्रेन तीनों आमने सामने बैठकर बातचीत करें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब यूएस और यूक्रेन के जो दल है उनके बीच में जो बैठक चल रही है उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, उसके बाद इस बात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अभी भी ये जानना चाहता है कि अगर शांति वार्ता में शांति का समझौता हुआ
और अगर रूस दोबारा हमला करे तो उनके एलाइज क्या करेंगे। जापान के बाजार आज तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ जापान की रेट हाइक के बाद उनकी यील्ड जो है 10 साल की वो 1999 के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गई है, 2% के पार। एक छोटा हफ्ता उनके लिए भी है क्योंकि बुधवार को उनके बाजार जल्दी बंद होंगे, गुरुवार को छुट्टी है, और कल यूएस का जीडीपी का आंकड़ा आना है, तो वो सबसे बड़ा आंकड़ा इस हफ्ते का तो है। पर बाजार फिलहाल अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि एआई की ट्रेड की वापसी हुई है और उम्मीद यही रहेगी कि ये सैंटा रैली साल अंत तक तो चलती ही रहेगी। ये सैंटा रैली खैर बढ़िया है, हैंडओवर अच्छा है, ग्लोबली मूड बढ़िया है। अच्छा एक चीज और, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आने थे आरबीआई की एमपीसी के लास्ट बैठक के मिनट्स, जब 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती हुई थी। भाई इन्फ्लेशन ठंडा था और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी इस तरह से कूल ऑफ हुआ था, इसीलिए हमने ब्याज दरें घटाई। हम स्टिमुलेट करना चाहते थे डिमांड को, सपोर्ट करना चाहते थे ग्रोथ को, इसीलिए हमने ब्याज दरें घटाई। और स्टैंस न्यूट्रल इसलिए रखा क्योंकि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से एक्शन ले पाए, इसीलिए हमने न्यूट्रल स्टैंस रखा जो मिनट से सामने आया था। खैर ये पता ही था मोटा मोटी क्यों 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती की गई। वीरू के पास